हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम के बारे में स्टडी करेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या होता है या सरल लोलक किसे कहते हैं। तो याद करिएगा कि जैसे हम पिछले वीडियो में आप सभी को सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा चुके हैं, सरल आवर्त गति त्वरण का फार्मूला निकलवा चुके हैं और इसके साथ साथ कोणीय वेग का भी फार्मूला निकलवा चुके हैं। आज हम आवर्तकाल कैपिटल टी का फार्मूला इस वीडियो में निकालेंगे कि कैसे हमारा सरल लोलक काम करता है और इसको कहाँ ले जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पूर्ण स्टडी करते हैं। पहले तो जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम कहते किसे हैं। जैसे याद रखे रहिएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उस वस्तु को किसी धागे की सहायता से या किसी डोरी की सहायता से हम बांध देते हैं तो किसका काम करने लगता है, सिंपल पेंडुलम का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को एक फिगर दिखलाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये धागा है और ये हमारा कुछ पिंड है या पार्टिकल है, तो यह किसका काम करता है, सिंपल पेंडुलम का काम करता है। इसको याद रखे रहिएगा कि किसका काम करता है, सिंपल पेंडुलम का। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो धागा होगी, इस धागे की पूरी लंबाई कभी भी सिंपल पेंडुलम में कैलकुलेट नहीं की जाती है। ये इस धागे को हम लोग इफेक्टिव, इस धागे की लंबाई को इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं या इफेक्टिव लंबाई यानी प्रभावी लंबाई के नाम से जानते हैं। यह जिस पॉइंट से जुड़ा होता है, जिस पॉइंट से कनेक्ट होता है, उसे सस्पेंशन पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, सस्पेंशन पॉइंट। और पूरे लेंथ का नाम क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ। धागे की लंबाई कभी भी कैलकुलेट नहीं की जाती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। और इसका जो पूरा लेंथ लिया जाता है, इस मटेरियल के सेंटर तक लिया जाता है। हमेशा याद रखे रहिए कहां तक लिया जाएगा, सेंटर तक। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो सिंपल पेंडुलम में उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बारे में देखते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा कि जो हमारा यम द्रव्यमान का पार्टिकल है, नीचे की तरफ सदैव कार्यरत होता है, यानी ग्रेविटेशनल एरिया में कार्य करता है। इसका जो पूरा मास होता है नीचे की तरफ कार्यरत होती है और जो गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है, वो अभी ऑलरेडी नीचे की तरफ कार्यरत होते हैं। यानी यम और जी हमेशा नीचे की तरफ कार्यरत होता है। अगर जो यही एक्सीलरेशन ए होता है, जी और ए में एक बात की अंतर समझिएगा कि जो हमारा स्मॉल जी होता है वो ऑलरेडी नीचे की तरफ कार्यरत होती है और जो ए होता है, एक्सीलरेशन ए होता है किसी बॉडी का, वो हमेशा ऊपर की तरफ कार्यरत होते हैं। इस बात को याद रखे रहिएगा। जब हम यहाँ पे मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं कि जैसे एक पार्टिकल यानी यम द्रव्यमान का पार्टिकल है, कभी भी जब ये एक कंप्लीट राउंड लगाएगा, एक कंप्लीट चक्कर पूर्ण करेगा, तो इसमें लगे समय को हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। यानी कह देंगे कि जब हमारा सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, एक बार एक कंपन पूरा करता है, तो इसमें लगे समय को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। लेकिन याद रख, यानी एक बार एक कंप्लीट चक्कर लगा लिया तो इसको क्या कहेंगे, आवर्तकाल। हमेशा याद रख रहिएगा, आवर्तकाल। लेकिन जब एक गति करता है, यानी झूले की तरह गति करता है, हमेशा ये दोलन गति करता है। इसको याद रखिए, कैसा गति करता है सिंपल पेंडुलम, हमेशा ऑलरेडी दोलन गति करता है। तो इसमें एक कंपन में 4 आयाम होते हैं। जब ये एक कंप्लीट चक्कर पूर्ण करेगा तो इसकी जो एक कंपन होगा, एक कंपन में कितने आयाम होते हैं, 4 आयाम। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यह इसको हम ढकेल दिए, यानी इसके मिडिल पॉइंट से इधर ढकेल दिए, तो एक कंपन, फिर उसके बाद से 2 कंपन यानी 2 आयाम, फिर उसके बाद से 3 आयाम, फिर इसके बाद से 4 आयाम। यानी एक बार अपने सेंटर से जब ये एक बार इधर गया 1 आयाम, फिर दूसर का आयाम, फिर तीसर का आयाम, फिर चौथ का आयाम, अपने एक मिडिल पॉइंट पर इका हो जाता है, आ जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको याद रखे रहिएगा कि एक कंपन में एक पेंडुलम कितने आयाम करता है, 4 आयाम रखता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि एग्जाम्पल देख लिया जाए तो पेंडुलम हमेशा, या कोई बच्ची झूला झूलती है, तो अगर जो एक बार एक राउंड ऊपर चढ़ गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, वही सेंटर पर आ गई, तो एक कंप्लीट चक्कर हुआ। और एक कंप्लीट चक्कर में कितने आयाम हो गए, 4 आयाम हो जाते हैं। तो एक कंप्लीट चक्कर में जितना समय लगा, आवर्तकाल। एक कंप्लीट चक्कर में कितने आयाम,
4 आयाम होते हैं। अब आगे याद रखे रहिएगा कि जो हमारे सरल लोलक होते हैं, यानी सरल लोलक होते हैं, इनका जो द्रव्यमान m होता है, द्रव्यमान जो हमारा m होता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। सरल लोलक हमेशा द्रव्यमान m पर डिपेंड नहीं करता, या ऐसे कह सकते हैं कि सरल लोलक का जो आवर्त काल होता है, कैपिटल T होता है, वो द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है, न ही इसके आयाम पर डिपेंडेंट करता है। यह किन बातों पर निर्भर करता है? सरल लोलक का जो आवर्त काल होता है वो टाइम पीरियड, यानी जो टाइम पीरियड T होता है, वो उसके लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर जो आवर्त काल कैपिटल T है तो लंबाई L और स्मॉल g पर निर्भर करता है। अगर जो हमारा लंबाई बढ़ा दें, सरल लोलक के धागे की लंबाई अगर जो बढ़ा देते हैं, सरल लोलक के धागे की लंबाई अगर जो हम बढ़ा देते हैं, तो उसका आवर्तकाल भी हमारा क्या होता है? बढ़ जाता है। आवर्तकाल की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन उसके आयाम की वैल्यू क्या हो जाती है? वो भी बढ़ जाती है। यानी आयाम की वैल्यू बढ़ जाती है, बट उसके जो त्वरण की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है, वो घट जाती है। इस बात को याद रखे रहिएगा। अगर जो हम जी की वैल्यू में वृद्धि कर दें, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में वृद्धि कर दें, तो आवर्तकाल के मान में हमारे क्या हो जाते हैं? कमी हो जाते हैं। ये बात याद रखे रहिएगा। जी के मान में वृद्धि करें तो आवर्तकाल में कमी, अगर जी के मान में कमी करते हैं तो आवर्तकाल में वृद्धि करते हैं, हो जाती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि सरल लोलक के बारे में कुछ आप लोगों को लगभग में स्टडी हो चुकी होगी। अब हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं, फिर इसका स्टडी आगे की तरफ सीखते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। सपोज दैट हमारा यह कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे सस्पेंशन पॉइंट। क्या बोलेंगे? सस्पेंशन पॉइंट। याद रख रहिएगा, सस्पेंशन पॉइंट। सस्पेंशन पॉइंट को हिंदी में बोलेंगे निलंबन बिंदु। निलंबन बिंदु यानी निलंबन बिंदु। निलंबन बिंदु से हमारा कोई पिंड अगर जो टंगा है, कोई पिंड टंगा है, तो कोई पिंड टंगा है, तो यानी कोई यम द्रव्यमान का वस्तु टंगा है, तो इसका नाम हो जाता है सरल लोलक। इसका नाम क्या होता है? सरल लोलक। अब इसका पूरी लंबाई, यानी सरल लोलक के मिडिल तक की लंबाई हमेशा लेते हैं। यानी जो हमारा इफेक्टिव लेंथ होती है वो कहां तक ली जाती है? मिडिल तक ली जाती है। इस बात को याद रखे रहिएगा, मिडिल तक, मध्य तक, ऑब्जेक्ट के मध्य तक ली जाती है। इसकी लंबाई को बोलेंगे, धागे की लंबाई को बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ। इसका नाम क्या होगा बाबू? इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ को प्रभावी लंबाई के नाम से जानते हैं, प्रभावी लंबाई। अब देखिए आगे याद रखे रहिएगा, यानी अगला स्टडी करिएगा कि जब ई एक चक्कर, यहां से देखना, जब ई एक चक्कर गया तो कितना आयाम? एक आयाम। पुनः अपने पोर्शन पर आया तो कितना आयाम? 2 आयाम, यानी 1 2 आयाम। फिर यहां से यहां आया, कितना आयाम? 3 आयाम। फिर यहां गया कितना आयाम हुआ बाबू इसका? 4 आयाम। यानी एक कंप्लीट चक्कर में कितना आयाम पूरा करता है? 4 आयाम। अब देखा जाए तो महाराजगंज के लड़के भी लगभग में 4, यानी एक कंप्लीट चक्कर पूरा करते हैं और 4 आयाम रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका घर है, सपोज दैट आपका घर यहाँ है, सपोज दैट आपका घर यहाँ है और एक लड़की है, उसका हॉस्टल यहाँ है, ऐसे समझ लेना। यानी लड़के का घर यहाँ और लड़की का हॉस्टल यहाँ है। अब वो सोचेगा कि, यानी समझ लो पटाया हुआ है, तो ई यहां से जाएगा तो इसके सामने से, यानी यहां से जाएगा तो फिर इसको देखेगा, यहाँ रुकेगा यहाँ है कि नहीं है। फिर उसके बाद से इधर कुछ टर्न, यानी बहाना बनाने के लिए कुछ आगे जाएगा, फिर यहाँ, तो यहां से यहां तक गया तो एक कंप्लीट आयाम, 1 आयाम हुआ। फिर यहां से यहां तक गया तो 2 आयाम कर लिया। फिर रिटर्न आएगा तो फिर देखेगा तो कितना आयाम कर लिया? 3 आयाम। फिर वापस अपने घर चला आएगा तो कितना आयाम हो जाएगा? 4 आयाम। इस बात को याद रख रहिएगा कि एक, यानी हर लड़का दोलन करता है तो कितने आयाम रखता है? 4 आयाम रखता है। एक कंप्लीट चक्कर हो जाता है तो उसका आवर्तकाल होता है। बट अब जब एक चक्कर गया आया, फिर गया फिर आया, तो कितना समय लगा? कैपिटल टी मान लेते हैं। लेकिन अगर जो इसी को ऐसे रोटेशन करा दिया जाए, इस पेंडुलमुआ को क्या कर दिया जाए? रोटेशन करा दिया जाए, घूर्णन गति यानी वृत्तीय गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन करा दिया जाए, तो समझ लीजिएगा
जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करा दिया जाता है तब भी हमारा क्या होता है, एक कंप्लीट चक्कर होती है, तब भी हमारा क्या होता है, एक आयाम होता है। तो हमेशा पेंडुलम हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, दोलन गति करता है। अब जैसे जैसे इसको गति कराते हो, जिस तरह से तुम गति कराते, जो बल लगा के गति कराते हो, उस बल का नाम होता है प्रत्यानयन बल। उसका बल का नाम क्या होता है बाबू, प्रत्यानयन बल। इस बल का नाम क्या होता है, प्रत्यानयन बल। हमेशा याद रखे रहिएगा कि जैसे ढकेल दिए, ढकेलने के बाद से जिस बल से झूला झूलता है उस बल का नाम क्या होता है, प्रत्यानयन बल। रिस्टोरिंग फोर्स, इसका नाम क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, इसका इंग्लिश में रिस्टोरिंग फोर्स। आप ध्यान से देखते रहिएगा, यानी इतना बात लगभग में आशा करता हूं आप लोगों को लगभग में समझ में आ गया होगा। अब एक बात ऐसे याद रखिएगा कि बहुत से लोग झूला झूलने जाते हैं, झूलना झूलने जाता है तो लड़का लोग बहुत शौकिया के चढ़ता है, ऊपर चढ़ जाएगा एकदम, अब गोलका वाले झूला पे झूलता है ऐसे, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि जब यहाँ बैठा, सपोज दैट यहाँ बैठा है, यहाँ से यहाँ तक चढ़ेगा तो बड़ी मजा आएगा इसको, लेकिन जब ऊपर से नीचे आता पेशाब कर देता है ससुरा, नहीं तो आकर के यहाँ से यहाँ तक चढ़ा तो समझ लो बहुत इंटरेस्ट में आता है, लेकिन ऊपर से जब नीचे आता है तो एकदम समझ लो उसका कुल कर्म उतर जाता है, सब टोटल कर देता है। इसको कोई निश्चित नहीं होता कि हम क्या कर देंगे, कैसे होगा, है इसका कोई गणना नहीं होता है। आप ध्यान से देखते रहिएगा, एक कंप्लीट चक्कर लगाया, ये बात आप लोगों को लगभग में समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं आगे, अब हम आगे देखते हैं, इसके डेरिवेशन की बात करते हैं, यानी t इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी की वैल्यू निकालते हैं। अंडर रूट एल बाई जी, पूरा पूरा अंडर रूट में हम कर लो, एल बाई जी, इसको निकालते हैं। कैसे होगा, पहले ध्यान से देखते रहेगा, ये हमारा क्या है, इफेक्टिव, ये हमारा निलंबन बिंदु है, इस बिंदु का नाम है रिजिडिटी पॉइंट बोलेंगे। अब यहां से हमारा क्या है बाबू, एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, यहां तक की लंबाई हमारी क्या होगी, इफेक्टिव लंबाई, यानी सेंटर तक की लंबाई इफेक्टिव लंबाई, और इस पॉइंट का नाम यानी निलंबन पॉइंट बोलेंगे, निलंबन बिंदु बोलेंगे। देखो ये पेंडुलम हम मान लिए यहां से यहां तक गया, यहां तक आया, यहां तक, यानी ऐसे गति करते हुए यहां तक आया। इस बात को याद रख रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। यहां से यहां तक गया तो कितना दूरी तय किया, यहां देखना ध्यान से, दिमाग लगाना, कितना दूरी तय किया, हम मान लिए थीटा दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया, थीटा दूरी तय किया। अब ये इसका जो द्रव्यमान है इस पूरे गोले का या गोला का जो सरल लोलक है, इसका द्रव्यमान क्या है, m है। अब कहाँ है, एक समान गुरुत्वीय त्वरण किस में रखा गया है, g में रखा गया है। इस बात को याद रखिए, mg ये हमेशा कहाँ काम करेगा बाबू, नीचे की तरफ, यानी जैसे ही क्वेप है छोड़ दिए तो नीचे की तरफ हमेशा काम करता है। तो यह इसे याद रखिएगा, सरल लोलक सदैव क्या करता है, नीचे की तरफ, एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र में ये नीचे की तरफ इसका द्रव्यमान कार्यरत होता है। लेकिन अब हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि जैसे झूला झूलता है, कोई बच्ची झूला झूलती है, कोई लड़का झूला झूलता है, जैसे यहाँ से मोशन करेगा, अगर जो यहीं आके इसका डोरी टूट जाए तो ये डायरेक्ट कभी नीचे नहीं गिरेगा। इस बात को याद रखिए, कैसे गिरेगा, ये क्योंकि इसका थीटा एंगल है और इसकी वेलोसिटी कुछ अधिक होती है, वेग अधिक होता है, इसलिए हमेशा कभी भी गिरेगा ना तो तिरछा गिरेगा। कैसे गिरेगा, तिरछा गिरेगा कभी भी। हाँ, वो सीधा तब गिरेगा जब इसको यहां तक पहुंचा दिए, इस पेंडुलम को यहां तक पहुंचा दिए और वहां कुछ पल रुका, उसी रुकने वाले समय में ही तुम वस्तु को गिरा दिए तो सीधा गिर जाएगा। उसी रुकने वाले समय में, यानी जितना समय वो रुका है उसी समय में तुम गिरा दिए तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, और अन्यथा जब तक इमोशनल है कभी सीधा गिर नहीं सकता। इस बात को याद रखे रहिएगा। तो हमेशा ये पेंडुलम अपना जो फोर्स लगाएगा, जो mg है, हमेशा फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, हमेशा लंबवत बल लगाएगा। इस लंबवत बल का नाम होगा F इक्वल mg, यानी ये पेंडुलम गया यानी mg गया, mg अब बल लगाएगा कैसे, सीधा लगाएगा, लंबवत। लंब अक्ष पर हम बोले हैं क्या होता है, साइन थीटा। अब इसका जो द्रव्यमान इधर भी कार्यरत होगा, दो तरह से कार्यरत होगा ना, मैंने बोला ना, इधर भी कार्यरत होगा। कैसे कार्यरत होगा, क्योंकि जब वो कुछ पल रुकेगा उस समय तुम सीधा गिराओगे तो लगभग में सीधा गिर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा mg होगा, लेकिन एक कौन सा अक्ष बनेगा, ये इसका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, लंब। तो आधार पर हमेशा क्या होता है,
कास थीटा होती है, एफ इक्वल क्या हो जाएगा mg कास थीटा, और लंब पर हमारा क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। आप ध्यान से देखना, ये पिंड हमेशा अगर जो वेलोसिटी में गिराओगे तो कहां गिरेगा, बीच में गिरेगा mg, तो mg यानी mg पिंड यहां पर गिरेगा mg, तो हमारा जो कोण है वो कौन सा बना यहां से, यानी कि आधार और इनके मध्य बनने वाला एंगल क्या है, थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं से हम इसका डेरिवेशन कर देते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। पूरी लेंथ इसके सेंटर से कितना दूरी तय किया है, सीधा दूरी कितना तय किया है, मान लिए x दूरी, सीधा दूरी यानी एक विस्थापन लेते हैं, इसकी दूरी नहीं लेते हैं, विस्थापन लेते हैं। विस्थापन क्या है, x है, लंबाई क्या है, l है। यहां पे जब पहुंचा तो इसका चाप, यानी समझ लीजिए क्या है, चाप है, कितना दूरी पर चाप काटा है, x दूरी पर चाप इसका काटा है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे समझाते हैं। हम लोगों को ज्ञात है, यानी हमें ज्ञात है, ऐसे हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, F इक्वल mg साइन थीटा। यदि ऐसे लिख देते हैं, यदि साइन थीटा बराबर, यदि थीटा बराबर साइन थीटा, मान लेते हैं एंगल, यानी साइन थीटा जो हमारा कोण है, ज्या है, एक कोणीय विस्थापन थीटा के यदि बराबर हो, इसको हम कोणीय विस्थापन बोलेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो, साइन थीटा के बराबर हो, तब हम क्या लिखेंगे, F इक्वल, ये हम अभी मैं बताऊंगा, mg इंटू थीटा। इसको मैं इस टाइप से साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकता हूं। ये देखिएगा, हमेशा जो हमारा mg साइन थीटा होता है, सरल लोलक पर लगाए गए बल के विपरीत दिशा में होता है, यानी mg उधर जाएगा तो बल इसके विपरीत डायरेक्शन में लगती है हमेशा, तभी जाके तो वापस आता है झूला, अन्यथा झूला वापस नहीं आता। याद रखिएगा, जब भी कोई पार्टिकल अगर जो गति करता है या सरल लोलक अगर गति करता है तो उसका फोर्स उसके विपरीत दिशा में लगती है, न कि उसी डायरेक्शन में फोर्स लगे। अगर जो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा तो वो पार्टिकल कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर सकता। इस बात को याद रखे रहिएगा। तो ध्यान से देखिए, जब विपरीत दिशाएं होंगी बल का, mg यानी ज्या के विपरीत डायरेक्शन होंगे, तो इसके लिए हम कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, याद रखिएगा। तो F इक्वल माइनस mg साइन mg थीटा, जहां पर थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है या कोण है। अब एक फार्मूला पढ़े होंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आप लोग ऐसे फार्मूला पढ़े होंगे। कोण क्या है, थीटा, और चाप क्या है, कितना दूरी पर चाप काटे हैं, x दूरी पर, और त्रिज्या कितना है, देखो यह जब ऐसे गति करेगा तो इसकी त्रिज्या कौन बना, ln बना, l, तो हम थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, x बटे l। अब याद रखिएगा, अतः F इक्वल कितना मिल जाएगा, माइनस mg इंटू एक्स बाई एल। इसको समीकरण नंबर कितना मान लीजिएगा, 1। अब ध्यान से देखते रहिएगा, हमें ज्ञात है न्यूटन के नियमानुसार, याद रखे रहना बाबू, न्यूटन के गति के द्वितीय समीकरण से, न्यूटन के गति के द्वितीय समीकरण कौन होता है बाबू, F बराबर ma। F बराबर क्या होता है, ma, यानी बताया गया होगा आप लोगों को कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है कि m द्रव्यमान के पार्टिकल को अगर जो हम v वेग से त्वरित कर दें तो उससे उत्सर्जित होने वाला जो त्वरण होता है उसके द्रव्यमान m के गुणनफल के बराबर होता है। उससे हम क्या कहते हैं, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहते हैं। इसको समीकरण नंबर कितना मान लीजिएगा, 2। अब ध्यान से देखिए, कंपैरिजन करा दो कि दोनों का फोर्स क्या है, सेम है, लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तुलना करने पर क्या कर देंगे, तुलना कर दीजिएगा। तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो या फिर से कैंसिल, खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो हमारा थर्ड पोजीशन क्या मिलता है, थर्ड पोजीशन हमारा क्या मिल जाता है, इस बात को याद रखे रहिएगा। थर्ड पोजीशन यानी थर्ड स्टेप क्या मिलता है, एफ कैंसिल, यानी ऐसे लिख लेते हैं, एफ बराबर हमारा क्या मिला, ma इक्वल एफ बराबर क्या मिला है, एफ बराबर माइनस mg x बटे एल, mg x बटे एल। अब ध्यान से देखो, एफ से आप कैंसिल कर दिए तो ma इक्वल माइनस mg x बटे एल, ये वैल्यू मिल गई। चूंकि आप ध्यान से देखना, m से m भी हम काट देंगे तो मिलेगा a इक्वल माइनस g x बटे एल।
जहां पर हमारा ए क्या है, त्वरण है, ए क्या है, त्वरण है। ठीक इसी प्रकार मैं इसी के बराबर अल्फा मान रहा हूं। अल्फा हमारा क्या है, जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या दोलन गति करेगा तो कोण बनाएगा, कोण में उत्सर्जित त्वरण को क्या कहेंगे, कोणीय त्वरण। इसका नाम क्या होगा, कोणीय त्वरण। यानी ये बराबर क्या लिख दिए, अल्फा। जब यानी ये की जगह मैं क्या लिख देता हूं, अल्फा इक्वल माइनस जी एक्स बटे एल, जहां पर कोणीय त्वरण अल्फा है। अब चूंकि अल्फा बराबर मैं पढ़ाया हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, इसके पहले वाले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं कि अल्फा इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल वाई, जहां पर ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग होता है। इसका नाम क्या होता है, कोणीय वेग। और वाई क्या होता है, विस्थापन होता है। वाई किस बात को डिनोटेड करता है, विस्थापन को। अल्फा किस बात को, कोणीय त्वरण को। ए किसको, वनली त्वरण को। स्मॉल जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण को व्यक्त करता है। इस बात को याद रखिएगा, किसको, यानी सब अलग अलग पार्ट हैं। जी स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, ए त्वरण, अल्फा कोणीय त्वरण, ओमेगा कोणीय वेग, जो वाई होता है किसको व्यक्त करता है, विस्थापन को। अब हम आगे बात करते हैं कि जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हम इस अल्फा के जगह मैं पुट कर देता हूं। अल्फा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल क्या मिल गया बाबू, हमारा माइनस जी एक्स बटे एल। ये बात मिल गई, जी एक्स बटे एल। आप ध्यान से देखते रहिएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल जी एक्स बटे एल। आप ध्यान से देखते रहेगा, जहां पर y और x, जहां पर ध्यान से देखना, जहां पर x व y विस्थापन है, ये दोनों क्या है बाबू, विस्थापन है। जब दोनों विस्थापन है तो हम x बराबर का लिख देता हूं y, तब हमारा क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल जी, यानी ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल जी y बटे एल। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बटे बराबर बचेगा जी बटे एल। अब दिमाग थोड़ा लगाइएगा आप लोग, थोड़ा सा सेंस और लगा दीजिए, उसके बाद से आप लोग पूरा समझ जाएंगे कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल हमें मिल गया जी बटे एल। लेकिन अब हम ए स्क्वायर हटा दें तो दोनों पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, स्मॉल जी बटे एल। अब इसको हम या करके ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल अंडर रूट जी बटे अंडर रूट एल। कुछ इन टाइप से मैं वैल्यू लिख सकता हूं। चूंकि हम ओमेगा बराबर आप लोगों को पढ़ाए हैं 2 पाई बटे कैपिटल टी, जहां पर ओमेगा कोणीय वेग, टी क्या होता है, आवर्तकाल होती है। तो टी, अब इसके जगह पे मैं लिख दिया 2 पाई बटे कैपिटल टी इक्वल अंडर रूट जी बटे अंडर रूट एल। आप ध्यान से देखिए, इसको पलट दो, जब पलटेंगे तो टी बटे 2 पाई हो जाएगा और अंडर रूट एल ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट जी नीचे चला आएगा। अब देखो, इसको मैं कुछ इन टाइप से फिर भी लिख सकता हूं कि t इक्वल 2 पाई का गुणा कर दो तो 2 पाई, आई दोनों रूट में है तो एक रूट में लिख लो, जी एल बटे जी, एल बटे जी। इस समीकरण को सरल लोलक के आवर्तकाल का समीकरण कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सरल लोलक को अगर जो हम ऊपर लेके चल जाते हैं, जैसे पहाड़ पर लेके चल जाते हैं या पृथ्वी के अंदर लेके चल जाते हैं, यानी सरल लोलक को पृथ्वी पहाड़ पर लेके चल जाते हैं, तब क्या होता है, जब पहाड़ पे ले जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, घटता है, जिससे उसके आवर्तकाल में क्या होती है, कमी होती है। अगर जो पृथ्वी के अंदर लेके जाते हैं तब भी उसका त्वरण क्या होता है, घटता है, जिससे उसके आवर्तकाल में क्या होती है, कमी होती है। लेकिन अगर जो इनको ध्रुवों पर लेके चला जाए, भूमध्य रेखा पर लेके चला जाए, तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी की जो वैल्यू होती है वह ऑलरेडी बहुत ही अधिक होती है, जिससे उसका आवर्तकाल क्या होता है, कम होता है। अब यही कंडीशन अगर जो हम ध्रुवों पर की बात कर लें, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की बात कर लें, सरल लोलक को अगर जो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर लेके चला जाए, वहां पर लेकर के जाया जाता है, तो जो उसका आवर्तकाल होता है बहुत कम होता है और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वहां पे क्या होती है, अधिक होती है।
यानी इतना बात आप लोग को लगभग में एक सरल लोलक का जो अनंत आवर्तकाल होता है, यानी अनंत लंबाई का धागा हो और उसका आवर्तकाल कितना होता है, तो कह दीजिएगा अनंत लंबाई के धागे में कोई हमारा पेंडुलम लटका दिया गया है तो उसका आवर्तकाल कितना होता है, तो कह दीजिएगा 84.6 मिनट की होती है। कितनी की होती है? यानी अनंत लंबाई का जो धागा हो, अनंत लंबाई का हमारा सिंपल पेंडुलम हो, सरल लोलक हो, तो उसका जो आवर्तकाल होता है वह ऑलरेडी 84.6 मिनट की होती है। तो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को लगभग में समझ में आ चुकी होगी। हमारे इस वीडियो को शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।